नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, दिवाली का त्योहार जा चुका है, अब हमारा पढ़ाई का समय आ चुका है। यदि अभी तक किसी ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कमर कस लो। अंडर 24/7 क्लास 9th एंड 10th आप लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस समय समय पर उपलब्ध करवाई रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में जो साना साना हाथ जोड़ी, जो एक रिपोर्ट आज यानी कि हम कहें रिपोर्ट का मिला जुला रूप एक यात्रा वृत्तांत है। यदि आपसे पूछे कि साना साना हाथ जोड़ी गद्य विधा में क्या है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है, तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन अलग अलग हों तो हमें यात्रा वृत्तांत ही टिक करना होगा ऑप्शन में, ठीक है। वैसे हम लोग कहें तो यह यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज का रिपोर्ट का मिला जुला एक रूप है। तो इसे यात्रा वृत्तांत की लेखिका या लेखक के हम लोग चर्चा करें, इनका नाम पूछ लिया तो मधु कांकरिया जी। मधु कांकरिया जी ने इस सेशन में हमें पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे भारत देश का है, जिसका नाम सिक्किम है, उसकी राजधानी गंगटोक के बारे में और हिमालय की यात्रा के बारे में इन्होंने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। अभ्यास प्रश्नों यानी प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और अवश्य ध्यान रखना यहाँ से एक न एक क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। हाँ, एक तो हमारा डेस्क्रिप्टिव और एक हमारा एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। यानी टोटल हम लोग बात करें तो यहाँ से लगभग 5 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हम क्या हमारे सामने, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा था। गंगटोक कौन है, मैंने अभी बताया, पूर्वोत्तर राज्य जिसका नाम क्या है, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ये ध्यान आपको रखना है, क्या है, राजधानी। तो किस प्रकार संबोधित कर रहा था अभी बताइए जल्दी से। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक किस प्रकार लिखा, क्योंकि लेखिका को बताया गया था, आपको याद हो तो, कि जैसे ही लेखिका बालकोनी में जाएगी तो वहाँ से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देगी। तो वहाँ कंचनजंगा दिखाई न दे करके वहाँ क्या दिखाई दिया, उनको फूलों में ऐसा लगता है कि किसी बाग बगीचे में मैं आ गई हूँ। और इस पर बहुत सारी घटनाएँ हैं। रात के अंधकार में झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया हुआ गंगटोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। वह उसे अपलक देख रही थी, अपलक यानी बिना पलक झपकाए। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। स्थगित सा क्या होता है, यानी कि एक जैसा रह जाना, एक यानी कि ऐसा रह जाना, सब कुछ रुक जाना एक जगह से, यानी कि बस ऐसा वातावरण दिखाई दे सम्मोहित करने वाला, जो आनंददायक आनंद प्रोवाइड कराता रहे। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। लेखिका की चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, अर्थात उसका शरीर शिथिलता को प्राप्त कर चुका था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उन झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहा रही थी, जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। कहने का तात्पर्य क्या है, जो जो दृश्य उन्होंने देखे घूमते समय, यात्रा करते समय, प्रत्येक दृश्य को वो अपने हृदय में सम्मोहित कर रही थी। लोग जो पर्यटक थे वो तो फोटो खींच रहे थे, लेखिका अपने मन में एक एक दृश्य की फ़ोटो अपने दृश्य में अपने हृदय में उसे सम्मोहित कर रही थी, यानी उसे मन में बिठा रही थी। यानी इतना अच्छा दृश्य, यानी प्रत्येक दृश्य की हम लोग बात करें तो गंगटोक का यात्रा करते समय लेखिका को प्रत्येक दृश्य ऐसा लगा कि जहाँ वो रह रही हैं वो एक जीवन नहीं है, बस जीवन तो यही है और मैं यहीं घूमती ही रहूं, ऐसा आनंददायक वहाँ का सौंदर्य दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख कीजिए। अलौकिक, अलौकिक क्या होता है, अलौकिक छटा यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा न हो, यानी कि आनंद, यानी कि छटा होता है, यानी कि सौंदर्य या दृश्य के हम लोग देख सकते हैं, यानी कि वातावरण के बारे में, ठीक है। अब किन किन लोगों का योगदान रहता है, सबसे पहले मैं बात करूं तो वहाँ गंगटोक में रह रहे लोगों का, यानी गंगटोक की बात करें तो गंगटोक की हम लोग चर्चा कर लें। किसी पर्यटन स्थल में सबसे बड़ा योगदान होता है वहाँ के लोगों का, जो उसे स्वच्छ और साफ रखने में योगदान रखते हैं और साथ में उसे स्वच्छ और साफ रखते भी हैं। दूसरे सबसे बड़ी बात हम लोग बात करें तो पर्यटक मंत्री की भी हम बात कर सकते हैं। और तीसरे हम लोग बात करें तो एक गाइड होता है ना, जो घुमाता रहता है, जिस प्रकार जितेंद्र नारगे यहाँ घुमा रहा था।
सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में निम्नलिखित लोगों का योगदान होता है। जैसे सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, क्योंकि उसे उस क्षेत्र की सभी जानकारियाँ उसे वहाँ होती है। किसी पर्यटक को कहाँ रोकना है, कहाँ उसे अच्छा वातावरण दिखाई देगा, कैसे सौंदर्य होगा, प्रत्येक चीज़ के बारे में उसे छोटी छोटी बात में उसे पता है। पर्यटन विभाग मंत्री का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वे अपने मित्रों व सहयोगियों जो यात्रा में साथ रहते हैं, जो मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, इस प्रकार इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य क्या, 3 लोग याद रखना है, वहाँ के निवासी, एक कुशल गाइड और पर्यटक मंत्री। ये आपको 3 शब्द याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर क्यों कहा गया। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर साल लगभग रिपीट होता है और यह इतना महत्वपूर्ण है, क्या तो अथवा में पूछा जाएगा या एक सिंगल क्वेश्चन के में पूछा जाता है। 3 नंबर का आता है हमेशा लगभग। तो ध्यान रखना, यानी कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बेटा ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर क्यों कहा गया, क्योंकि जवान व्यक्ति ही नहीं, वहाँ की महिलाएं, यहाँ तक कि बच्चे भी अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपना जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग वो दे रहे हैं, अपना कार्य वो बखूबी निभा रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना, जिस प्रकार बाप दादा जो ज़मीन या जो भी कुछ पैसा वैसा दे के जाते हैं उनको जो का त्यों रखना एक सिक्योरिटी के रूप में, यानी कि तो इसी प्रकार इन्होंने जितना प्राप्त किया है अपने माता पिताओं से, उससे भी उसे अच्छा करते हुए चलते गए। अपनी मेहनत, कहते हैं ईमानदारी से मेहनत करते रहे संघर्ष के साथ में, तो इसलिए उन्हें कहा गया। यानी कि बताया गया ना कि किस प्रकार महिलाओं के हाथों में कुदाल थोड़े होते हुए पत्थरों पर बैठकर पत्थरें तोड़ रही थी, किसी की पीछे की टोकरी में बच्चा भी सो रहा था। यानी कि चाय के बागान में महिलाएं चाय के पत्ते तोड़ रही थी। तो बहुत सारे कारण हैं यहाँ जो बताया गया है। गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया। सुरम्य यानी क्या होता है, स्वर्ग बना दिया है। वहाँ सुबह दोपहर शाम को सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यह सब वहाँ के निवासियों भरपूर परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने अपने पुराने स्वरूप को कायम रखा है। यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के हाथों में भी कुदाल व हथौड़े होते हैं, जो उनके साथ साथ मेहनत करती हैं। उनके पुत्र भी उनकी पीठ पर टोकरी में बंधे रहते हैं। इसी कारण गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर कहा। एक बात और जोड़ सकते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे हैं वो अपनी माताओं की सहायता भी करते हैं स्कूल से आने के बाद में। आप लोग कैसे एक चीज़ ऐसे जोड़ सकते हो कि इस यात्रा वृत्तांत में एक दृश्य और दिखाया गया है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद में अपने माता पिता की कामों में सहायता भी करते हैं। चाहे वो कैसा भी काम हो, कि पत्थर तोड़ने का हो, लकड़ी ले जाने का हो, चाहे पशुओं को चराने का कार्य हो, या XYZ जो भी कार्य होता है बच्चे स्कूल आने के बाद में भी। इसीलिए गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर कहा गया है। नेक्स्ट है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। ये भी एक क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन से यहाँ मोस्ट बताया मैंने, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो 101% आएगा, नहीं तो दोनों के दोनों आपको एग्जाम में मैं दिखा दूंगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से इन दोनों को क्वेश्चन, एक तो गंतोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर क्यों कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, रंगीन और सफ़ेद पताकाएँ। यानी कि जो श्वेत पताकाएँ हैं वो तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 मंत्र जड़ित पताकाएं लगाई जाती हैं। और जो रंगीन पताकाएं हैं, जब किसी कार्य का शुभारंभ किया जाता है, किसी कार्य का नए कार्य का प्रारंभ किया जाता है, तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। श्वेत पताका, ये भी ध्यान रखना है, श्वेत पताकाएं जो होती है वो शांति और अहिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं, जिन पर एक मंत्र भी लिखा हुआ होता है। ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु
हो जाने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए जो सफ़ेद पताके फहराई जाती है मंत्र जड़ित, क्या उन्हें किसी के द्वारा उठाया जाता है या अपने आप समाप्त हो जाती है? तो ध्यान रखना, वो अपने आप ही समाप्त होती हैं प्यारे बच्चों। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इस प्रकार ये सफ़ेद पताकाएं शोक और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती हैं। तो ध्यान रखना, शांति और अहिंसा का प्रतीक यहाँ सफ़ेद पताकाओं को बताया गया है और रंगीन पताकाओं के किसी कार्य के शुभारंभ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, जितेंद्र नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी लिखी? देखो, महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान मत रखना। ठीक है, अब आपको जो भी आपने पाठ में पढ़ा है ना, बस वो सब कुछ लिख देना, जितना हो सके, जितना आपको याद रहे, 10%, 20%, यानी महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, हाँ, इसे आप एक बार पढ़ोगे ना तो आपको तुरंत याद हो जाएगा ये सब। ठीक है, एक बार आप लोग इसे पढ़ लेना। ठीक है बेटा, ज़्यादा कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मुझे जो जो अच्छा लगा वो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका? ये क्वेश्चन है जो 2013 में पूछा गया, 2012 में भी पूछा गया और अब भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं? देखो, आप लोग क्या करते हैं, पानी बहा रहे हैं, नहाने के लिए एक बाल्टी चाहिए 20 लीटर की या 15 लीटर की, आप लोग 20 लीटर की पानी से कुछ नहीं होता, बाल्टी से 20 लीटर की बाल्टी से आप 2-2, 3-3 बाल्टी बहा देते हैं। दूसरी बात, नदियों में कूड़ा करकट ऐसे ही फेंक देते हैं। ठीक है, कहाँ जहाँ बिस्किट खाया, पन्नी आगे, पन्नी कहीं पे फेंक दी, तो इससे क्या होता है, और जगह जगह, हाँ, अब जब पन्नियाँ हो गई हैं तो उनको आप लोग जलाएंगे तो फिर प्रदूषण भी समाप्त होगा, और लोगों में इतनी बेरोजगारी हो गई, पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, तो इस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। अथवा में देखो, साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पुष्टि कीजिए कि आज प्राकृतिक संपदा को बचाने की बड़ी आवश्यकता। देखो, सेम है, केवल शब्दों का हेर फेर है, आंसर दोनों का सेम है। ये पूछा कब गया है प्यारे बच्चों? 2019 में पूछा गया है। जो मैंने बताया वो जो का त्यों लिख देना, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। आपको पता है, प्रत्येक इंसान पहुंचाता है, आपको पता नहीं होगा, गलती से भी आपसे कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वह स्वार्थपरक हो गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वनों की समाप्ति के साथ साथ जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को दूषित करने व पानी का गलत प्रयोग करने से पानी की कमी तथा जल जीवों की संख्या में कमी हो गई है, और पेयजल यानी जिसे कहा जाता है पानी पर भी संकट आ रहा है। सरकार सैलानियों के लिए पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाने के लिए वहां पर पर्यटन स्थल बनाने के कारण वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना, वर्षा का आना कम होता जा रहा है। यानी कि सरकार ही नहीं, हम ही नहीं, सरकार भी ऐसा कार्य करे पैसा मुनाफे के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ दो चीज़ें हैं, जल और पानी। ध्यान रखना, जल का एक रूप क्या है? पानी है। पानी पेय पदार्थ होता है, यानी पीने के काम आता है। जल जहाँ पर भी आप लोग देखते हैं, नदी, नाले, कूड़े, कहीं पर भी देखते हैं ना, वो जल पड़ा हुआ है, और जिसका हम लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं वह उसे पानी कहा जाता है। ठीक है, जगह जगह पहाड़ों के जल को झरनों के रूप में परिवर्तित करके पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। इसे रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाएं, यानी अपने कम से कम साल में एक ही लगा लो यार। अपने जन्मदिन पर, जन्म दिवस होता है ना, अवतरण दिवस जिसे बोलते हैं, लेकिन उसे है ना, वो ऐसा नहीं लगा दिया तो काम चल गया, नहीं। जैसे एक बच्चे की देखरेख की जाती है ना, वैसे आप लोगों को देखरेख करनी है, उसे बड़ा करना है। एक साल में देखो ना, वो जो आप पौधा लगाया था ना, वो कितना बड़ा हो रहा है, छायादार। तो अपने एक जन्मदिन पर एक पौधा, ज़्यादा नहीं, एक। ठीक है, उसकी देखभाल करें। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट न डालें, अधिक पर्यटन स्थल न बनाएं, सतत विकास की अवधारणाओं का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण नंबर 3 क्वेश्चन से महत्वपूर्ण बनता है ये। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। देखो, एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। देखो, एक कुशल गाइड में वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में,
अच्छी तरह पता होना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि किसी भी पर्यटक को कहाँ रोकना है, कहाँ उसे आनंद मिल सकता है, कहाँ उसे मनोरंजन मिल सकता है। या आप लोग ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो देख लेना एक बार, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार आप लोग देख लेते हैं। जो एक क्वेश्चन गाइड में होती है वही सब लगभग मैंने लिख दी है, देख लेना। सरसरी नज़रों से इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनता है। ठीक है, देख लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखे। यानी कि हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है लेखिका ने, तो कौन कौन से देख लीजिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के हर पल परिवर्तित रूप को देखा है। कहीं हिमाचल चटक हरे रंग का मोटा कालीन होड़े हुए प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियां और फूलों से लदी घाटियां दिखाई दी। गैंगटोक के होटल की बालकनी से उसे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती, परंतु मौसम की खराबी के कारण दिखाई नहीं दी। लेकिन चारों तरफ उसे तरह तरह के रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखे। उसे ऐसा लग रहा था कहीं मैं फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। रास्ता जरूर खतरनाक था, परंतु उसके चारों ओर मनोहारी और आत्मीय सुख देने वाला दृश्य दिखाई दिए थे। पढ़ लेने से एक बार। ठीक है, कहीं कहीं झरने, यानी कि इस यात्रा वृत्तांत में जो भी हमें दिखाई दिया है, जो भी लेखक ने हमें प्रत्येक दृश्य को दिखाने की कोशिश की है, उसमें से जो जो याद रहे वो लिख देना है। ठीक है, प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? अनंत और विराट स्वरूप को देख करके, ये ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, नंबर 4 पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण। ठीक है, हाँ, प्रकृति के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका एकदम मौन, किसी ऋषि की तरह बिल्कुल शांत होकर वह सभी दृश्यों को अपने भीतर फोटो की तरह अपने हृदय में समेट रही थी। वह चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को अपनी आंखों से देख रही थी। वह रोमांचित हो उठी थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हो। उसके यानी कि देखो, उसके महक का सारा मेल, ये इसका मतलब क्या हुआ? उसके महक का, ये इसे बोलते हैं घमंड। जो व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है ना कि हाँ मैं इस प्रकार से उस प्रकार, जब आप लोग किसी शहर की यात्रा करते हैं ना तो आपका घमंड है वो चकनाचूर हो जाता है। वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई थी। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इंसान, आप लोग पता है कि सुबह जाता है, शाम को फिर आता है, फिर सो जाता है, फिर सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर शाम। क्यों? अपने भौतिक भोग विलास की इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे पुत्र बेटे बेटी हैं, मेरी पत्नी है, बहुत खुश रहे। ये भौतिक भोग विलास ही है। ये सब क्या हो जाए, जब आप लोग किसी शहर की यात्रा करते हैं तो ये सब समाप्त हो जाती हैं। उनका मन हुआ कि लंबे समय तक ऐसे ही बहती रहे और इन झरनों की पुकार सुनती रहे। प्रकृति के इस अनंत विराट सौंदर्य से पूर्ण दृश्य को देखकर लेखक को पहली बार एहसास हुआ कि यही सौंदर्य ही जीवन का आनंद है। यानी कि लेखक को लगा कि मैं जहाँ रह रही हूँ, ये लोग जहाँ रह रहे हैं, यानी कि जहाँ वो, मतलब लेखिका जहाँ की थी वहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन कह रही मैं अब तक अपना जीवन व्यर्थ में ही जिया है। मैंने अपने भौतिक भोग विलास की इच्छाओं को पूरी करने की, लालसाओं वासनाओं को पूरी करने के लिए अपना जीवन बिता रही थी। लेकिन जैसे ही लेखिका यहाँ घूमने आती है, गंतोक और हिमालय की यात्रा, तो उसे पता चला कि जीवन तो ये है और लेखिका हमेशा के लिए यहाँ रहना भी चाहती है। ठीक है, तो इस प्रकार है कि घूमते हैं ना, जब प्राकृतिक दृश्य देखते हैं हम लोग सुंदरता से, सौंदर्य से भरपूर, तो हमें लगता है कि बस जीवन यही है, बस यहीं मैं बैठा रहूँ। बहुत अच्छा लगता है घूमना भी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका कौन कौन से दृश्य झकझोर दिए? देखो, दिल टूटने वाली बात है यहाँ पर। नंबर एक क्या थी? महिलाओं के हाथ में कुदाल हथौड़े थे, पीछे टोकरी में बंधे हुए बच्चे थे। नंबर 1। नंबर 2, जब बच्चे लेखिका की गाड़ी को रोकने के लिए, बैठने के लिए हाथ करते हैं, तो उन्होंने ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? तो फिर वो बताते हैं कि पहाड़ी चढ़ कर के बच्चे रोज़ स्कूल जाते हैं। वो कहती है कि हाँ स्कूल बस नहीं है, कहते मैं मैडम ये शहर नहीं है, गांव है। नंबर 3, चाय के बागानों में कार्य करती महिला। ये 3 दृश्य ऐसे हैं।
कुछ नज़ारे ऐसे दिखाई दिए जिससे उस आनंद को भूल चुकी थी, ऐसे दृश्य उन्हें झकझोर दिए। उन्होंने देखा है कुछ औरतें जो रास्ता बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। नंबर 1 घटना है सबसे महत्वपूर्ण। उनके कोमल कोमल हाथों को कुदाल व हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में बच्चे भी बंधे हुए थे। इनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ कि ये सभी औरतें पुरुषों के समान हम सैलानियों के लिए हिमालय की इन दुर्गम क्या होता है, कठिन घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं, जहां थोड़ी सी चूक से जान भी जा सकती है। कुछ समय बाद बताया गया कि बहुतों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। तब लेखिका को और ज़्यादा दुख हुआ है। नंबर 1 घटना। नंबर 2, फिर उन्होंने देखा कुछ पहाड़ी 7-8 साल के बच्चे उनसे लिफ्ट मांगते हैं। तो जितेंद्र नार्गे ने बताया कि ये सभी बच्चे रोज 3-3.5 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता चढ़कर रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वे पशु पक्षियों मवेशियों को चराते हैं और अपनी माँ के साथ वो लकड़ी के गट्ठर भी कामों में हाथ बढ़ाते, लकड़ी के गट्ठर भी और शाम को घर आते समय लकड़ियों के गट्ठर भी अपने सर पर लाते हैं। नंबर 2। नंबर 3री घटना है प्यारे बच्चों, लेखिका ने जब चाय की पत्तियों को चुनते हुए बोकू पहने, बोकू क्या होता है, सिक्किम परिधान, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना अपन लोग, वैसे ही बोकू होता है सिक्किम परिधान, जो सिक्किम लोग कपड़े पहनते हैं उसे बोलते हैं। कुछ लड़कियों को देखा तो वे मंत्रमुग्ध सी हो गई क्योंकि उनका सौंदर्य इंद्रधनुष छटा बिखेर रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है लेखिका कि दिल को दुख पहुंचाने वाले कौन कौन सी ऐसी घटनाएं, तो ये 3 घटनाएं आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार लेखिका अनेक दृश्यों ने उनके दिल को झकझोर दिया है। तो प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण, ठीक है। यहां से ना 101% 2, 5 में से 2 तो 101% आएंगे, ध्यान रखना। हाँ, और MCQ यहां से कम 2 या 3 आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कम से कम अथवा समेत बात करूं तो 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, आपकी ध्यान रखना। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका वो पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी, क्योंकि आप लोग कहते हो ना कि झाड़ा लगवा लो सर में दर्द दूर हो जाएगा, बोलते हैं ना गाँव में। हमारा छोरा का तो है ना सर में दर्द ही ना मिटे, अरे वो बाबा जी है वो बहुत अच्छा झाड़ा देता है, ठीक है, बस सर दर्द मिट गया। कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें विश्वास करने लायक भी नहीं है। वैसे ही लेखिका ने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि जितेंद्र नार्गे ने बताया यह एक धर्म चक्र है जिसे घुमाने से तुमने जीवन में जितने भी पाप किए वो सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, और सारे के सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो लेखिका ने सोचा कि लोग जाते हैं कहीं किसी पंडित जी के पास, किसी मंदिर में जाते हैं, तो वही एक प्रकार से है कि सभी एक जैसे इंसान हैं, कहीं कुछ यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी विश्वास करना पड़ जाता है। जैसे जितेंद्र नार्गे ने बताया धर्म चक्र के बारे में। लेखिका घूमती हुई कभी लॉन्गस्टोंग नाम की जगह पर गई, वहाँ एक कुटिया में घूमते हुए चक्कर के बारे में बताया कि एक धर्म चक्कर है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, अर्थात सारे पापों का नाश हो जाता है। इसके बाद लेखिका ने सोचा कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, लोगों की आस्था, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर जगह एक सी रहती हैं। चाहे उनके मजहब के अनुसार भगवान अलग अलग हो, फिर भी उनका विश्वास सदैव एक सा रहता है, और यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है। इसलिए लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देती है। हमें वो बात विशेषता याद आती है हमारे भारतीय संविधान की, कौन सी, अनेकता में एकता। यानी कि मेरा हिंदुस्तान देश है ना, वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, लेकिन सभी के लिए कानून नियम एक है, यानी सभी के दिल है ना एक जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता कि मेरा भारत देश छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इसीलिए तो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की, अनेकता में एकता, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसीलिए तो कहते हैं मेरा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये थे हमारे साना साना हाथ जोड़ी जो चैप्टर था
यात्रा वृत्तांत के साथ हम जो रिपोर्ट का मिला जुला रूप था उसे क्वेश्चन आंसर होते हैं। प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे से इसको याद करना है। देखो अब यहाँ पे आपको एक कोड दिख रहा है Y323, तो यहाँ कोड यूज करना है। निश्चय बैच से आप लोग पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कोड यूज करेंगे Y323 कोड यूज करेंगे तो आप लोग हमारे पेड बैच से जुड़ जाएंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हम लोग आपको दिलाएंगे, ये वादा करते हैं। और यदि आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग पेड बैच से जुड़ जाइए, कोड लगाएंगे Y323 कोड यूज करते हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, देखो कोड यूज करने का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को PDF चाहिए, PYQ चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए तो आप लोग अड्डा 24/7 आप डाउनलोड करें, वहीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लास 9th and 10th यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों अच्छा लगता है तो क्या है, लाइक देख लेना आप लोग। ठीक है, अच्छा लगता है तो हो जाना चाहिए। कैसा लगा आज का सेशन, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे बच्चों ईमानदारी से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें। अब की बार हमें 100 में से 100 नंबर लाना है हिंदी विषय में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।